नेपाल में तिब्बत सीमा के पास तबाही मची, ग्लेशियर झील फटी, पहाड़ टूटे और त्रिशूली नदी उफान पर आ गई। रसवा से लेकर नोवाकोट तक तबाही का मंजर है। दर्जनों जानें चली गईं, सैकड़ों लोग लापता हैं और इस वक्त हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन नेपाल की इस तबाही का सीधा झटका लगा है हमारे बिहार को। 8 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर बिहार पर एक बार फिर जल प्रलय का खतरा मंडराने लगा है। सरकार का कहना है कि पैनिक मत होइए, प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हाई लेवल टीम का गठन कर दिया गया है, जरूरत पड़ी तो खुद वाल्मीकि नगर जाकर स्थिति संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन आज हमारा सवाल बड़ा सीधा है, कब तक नेपाल में जल प्रलय का असर बिहार पर पड़ेगा? हर साल नेपाल में बारिश होती है और पानी बिहार को डुबो देता है, लेकिन क्यों? क्या हर मानसून में बिहार के लोग सिर्फ हाई अलर्ट समीक्षा बैठकों और राहत सामग्री के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं? क्या बिहार की नियति सिर्फ बाढ़ में बहना, राहत शिविरों में शरण लेना और अगली बाढ़ का इंतजार करना ही रह गया है? क्या नेपाल से आने वाले इस पानी का कोई स्थायी तकनीक या कूटनीतिक समाधान कभी निकल पाएगा, या फिर हर साल सिर्फ फाइलों में नए वादे और वाल्मीकि नगर के दौरे की बातें होती रही? आश्वासन बहुत हो चुके हैं, अब बिहार को परमानेंट सलूशन चाहिए। इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि क्या कभी बाढ़ का परमानेंट सलूशन निकलेगा? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेपाल में बाढ़ से भीषण तबाही आई है। हर तरफ बर्बादी के मंजर हैं। नेपाल के रसुआ जिले से फ्लैश फ्लड की खौफनाक तस्वीरों ने सबको डरा दिया है। तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें, गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हर तरफ माइकिंग की जा रही है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है। नेपाल चीन सीमा के पास त्रिशूली नदी में अचानक बढ़े जल स्तर के बाद गंडक नदी में बाढ़ की आशंका है। ऐसे में बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम सम्राट ने हाई लेवल बैठक कर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी तटबंधों की लगातार निगरानी करने और उनकी मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। बांध एवं तटबंधों पर दिन रात निगरानी रखने तथा रात में विशेष रूप से नाइट पेट्रोलिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है। संवेदनशील प्रभावित इलाकों में माइकिंग कर लोगों को चेतावनी देने का निर्देश दिया गया है। खासकर गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में तबाही के बाद गोपालगंज प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। गंडक नदी में 24 घंटे के अंदर 3.5 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। लिहाजा प्रशासन ने निचले इलाकों में बसे लोगों को अलर्ट किया है और समय रहते ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए अपील भी की गई है। दियारा इलाके में माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित स्थानों और ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की गई है। नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटे के अंदर गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी और ऐसे में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी इस वक्त अलर्ट मोड में है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी तटबंधों पर तैनात किया गया है। अधिकारी इस वक्त तटबंधों पर आकर माइकिंग कर रहे हैं और निचले इलाके में बसे लोगों को सतर्क और सावधानी रहने के लिए अपील कर रहे हैं। बेतिया के निचले और तटवर्ती इलाकों के लोग एहतियातन अपना जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं। लोग घरों से जरूरी सामान, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित स्थलों की ओर निकल रहे हैं। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। नेपाल की त्रिशूली नदी में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते गंडक नदी में तेज बहाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट किया है। नेपाल के त्रिशूली नदी में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही बिहार के तमाम इलाकों में हाई अलर्ट है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जल संसाधन विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है और बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी लगातार गंडक बराज का निरीक्षण कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बराज को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुजफ्फरपुर में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। गंडक नदी से सटे इलाके में माइकिंग कर लोगों को चेतावनी दी जा रही है। डीएम खुद बांध का निरीक्षण कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सराया पारू और साहिबगंज के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने की संभावना है। ऐसे में गंडक नदी के किनारे विशेष सावधानी बरती जा रही है। नेपाल में तबाही के बाद सीतामढ़ी में प्रशासन बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट हो गया है। सीतामढ़ी की डीएम ने कई इलाकों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को नदियों के जल स्तर, तटबंधों और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखने को कहा जा रहा है। और अभी नेपाल में जो विगत दिनों में और आज कुछ समय पे जो पानी का लेवल खासकर गंडक रिवर के कैचमेंट में बढ़ा है, तो उसको देखकर जो एहतियातन तौर पे सभी तैयारियां उसको हम लोग देख के आए थे। लोगों से भी यहाँ पर बात की, हम लोगों ने फीडबैक प्राप्त किया है और जो कार्य हुआ है फ्लड कंट्रोल का उससे भी लोग संतुष्ट हैं। और बाकी जो एहतियात तौर पे जो भी कार्य हैं, लोगों से बात करना, उनसे संवाद स्थापित करना और जो प्रशासनिक तैयारियां उसी का रिव्यू करने आए थे। बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्पेशल एडवाइजरी भी जारी की गई है। भारत नेपाल सीमा के निकट गंडक नदी के किनारे प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तटीय क्षेत्रों में आवश्यक एहतियाती सुरक्षा उपाय करने को कहा गया है। गंडक बरार के सभी गेटों से पानी के सुरक्षित और सुचारू निकास पर जोर दिया गया है। नेपाल में भीषण तबाही के बाद बाढ़ बिहार में बर्बादी की कहानी न लेकर आए, इसके लिए तमाम जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। बाढ़ से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज, गोपालगंज से गोविंद कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से मेरे साथ अरविंद कुमार जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से आसिफनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, एलजेपी रामविलास से निशांत मिश्रा जी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अरविंद जी आपसे। नेपाल में तबाही मची हुई है, जल प्रलय आई हुई है और असर बिहार पर पड़ना ही है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है आपकी सरकार की ओर से कि बिहार में जो जितनी भी तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर गंडक बैराज में बाढ़ आती है तो उसको लेकर अलर्ट पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को रख दिया गया है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है? नहीं संतोष जी, सरकार के स्तर से तो कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। ये प्री मैनेजमेंट सारा जो उपाय है, मुख्यमंत्री का भी बैठक आला अधिकारियों के साथ हुई है और खासकर क्षेत्र में जो मेरी जानकारी है कि क्षेत्र में पूरी टीम को भेज दिया गया है और जितनी भी एजेंसी है जो कि राहत कार्य में लगे रहते हैं, चाहे वो बाढ़ के पहले बाढ़ के बाद, उन सारी एजेंसियों को वहां लगा दिया गया है। जो भी प्रिवेंटिव काम है वो सरकार द्वारा की गई है, ऐसी मेरी जानकारी है। और चूंकि यह कोई पहली बार नहीं है, यह बिहार के लिए इसको अभिशाप कहा जाए कि नेपाल ऊंचे पर है और नेपाल से जब पानी निकलती है तो उसका कोई अभी तक निश्चित तौर से अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। हालांकि देखिए, बहुत बड़े एक योजना की मंजूरी दी गई है, कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक, जो कि बाढ़ के दिशा को मोड़ेगा। उस पर काम भी हो रहा है, काम आगे भी बढ़ा है, तो काम हो रहा है, लेकिन ये पर्याप्त काम नहीं है। और अभी संतोष जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहूंगा कि एक बड़ा अच्छा समय आया है कि बाढ़ का जितना अध्ययन मैंने किया है, अरविंद जी से हमारा संपर्क टूटा है। मैं आरजेडी प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। जयंत जिज्ञासु जी, ये जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वाल्मीकि नगर वो खुद जाएंगे।
क्या ये जो तैयारियां हैं जितनी ये मुकम्मल हैं? क्योंकि तबाही जिस तरह से जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, नेपाल में जो तबाही मची हुई है उसके बाद बिहार सरकार की तैयारियां मुकम्मल नजर आ रही हैं। देखिए, बिहार का तो एक हिस्सा हमेशा से बाढ़ प्रभावित रहा है और कई वर्षों का हमारा जो अनुभव है वो कहता है कि हर दूसरे तीसरे साल बाढ़ की आपदा से जूझना पड़ता है वहां लोगों को। और आपके पास पहले से आपदा प्रबंधन विभाग है, तो निश्चित तौर पर और मुस्तैदी से यह तैयारी होनी चाहिए थी। लेकिन इस घड़ी में हम सब लोग सरकार के हर तरह के सकारात्मक पहल, तैयारी और उसमें लोगों को जितनी मदद की जा सकती है और उनको समय पर जितना सुसूचित किया जा सकता है उसके साथ खड़े हैं। और ये जिस तरह से हम समझते हैं कि प्राकृतिक आपदा के साथ साथ उसमें जो एक ढिलाई भी कई बार पदाधिकारियों के स्तर पर होती है और अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, तो फिर वही मानव आपदा में भी बदल जाती है। इससे भी बचने की जरूरत है और दीर्घगामी जो एक तैयारी की बात हम सब लोग करते हैं, या बेहतर होता कि आज हम लोगों के बीच कोई इस विषय के एक्सपर्ट भी होते, दिनेश मिश्र जी जैसे और भी लोग हैं, और आगे आप जरूर बुलाएंगे उनको, वो बेहतर बताएंगे कि किस तरह से हम लोगों ने नदियों का पेट काटा है और हम लोगों ने अतिक्रमण किया है। शौचालय से लेकर घर तक हमने बांधे हैं, तो नदियों की सेहत उससे भी प्रभावित होती है। असित तिवारी जी की तो पूरी रिसर्च है इस पर 2019 की, और डॉक्टर संजय जी कुमार और जी बेहतर भी इस पूरे मामले पर गहरी रिसर्च रखते हैं, इसीलिए इन दोनों को खास आज इनवाइट किया गया है। और असित जी तो लंबे समय तक गंगा और फरक्का बांध इस पर बातचीत भी करते रहे। जी 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 नहीं, असित जी से हम लोग सुनेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये 1-2 वर्षों का ट्रेंड तो है नहीं, और कई बार फरक्का को लेकर भी तरह तरह की बातें हुई हैं, जल संधि जो कुछ भी भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच हुआ उसको लेकर भी। लेकिन जो बिहार राज्य सिंचाई आयोग है वह भी पहली मर्तबा 77 में बना जब सचिदा बाबू थे मंत्री। द्वितीय जो सिंचाई आयोग बना वो 91 में, उस समय जगदा बाबू सिंचाई मंत्री थे और उसके अध्यक्ष थे, और 94 में उसकी रिपोर्ट भी सौंपी गई और उसमें हर तरह की बातों का जिक्र है और विद्वानों की राय है। और मैं समझता हूं कि हम लोगों का भी जो इलाका है कोसी का, वहां खगड़िया नाम के पीछे भी यह है कि खगी गलिए हेनु अड़ी गलिए, मतलब खग गए, बर्बाद हो गए उस बाढ़ में, फिर भी अड़ गए मचान डाल के किसी तरह से वहां की जीविका आप देखिए। लेकिन सरकार के स्तर पर भी जो एक पहलकदमी है वह भी, और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि नदियों की जो धारा को हमने जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश की है और उसके प्रवाह को तोड़ने की कोशिश की है, और कभी नदियों की सफाई भी नहीं होती। और हम जो है बाहर के सहयोग और बाहर के लोगों के हिसाब से अपनी नीतियां बनाते हैं, जिसको अनुपम मिश्र जी कहते थे कि ये उदारीकरण नहीं है, ये उधारीकरण है। और बिहार का जो भी मामला है और उसमें जो सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लेकर हर जगह से ऋण लिया है, बावजूद इसके आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए वो नहीं होती है, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है, और उसमें लूट भी उसी पैमाने पर होती है। यह भी हम लोगों ने देखा है, इस तरह से कागज पर काम होता है। तो अभी कम से कम जिस हालात का, जिस संकट का सामना नेपाल के लोग कर रहे हैं, या भारत के वहां के पड़ोस के लोगों को ये झेलना पड़ रहा है, और जिसकी आशंका है कि बिहार उससे बहुत बड़ी तबाही के चपेट में ना आए, इसलिए हम सब लोग उसमें सरकार जो भी काम करेगी उसके साथ। असित जी, जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद और अब जो सरकार की ओर से मुख्य सचिव हैं उन्होंने डीएम और पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 8 जिले खासकर हाई अलर्ट पर है। नाव शेल्टर और कम्युनिटी किचन की तैयारी कर ली गई है। सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलें, इसकी प्रिपरेशन कर ली गई है। जरूरत पड़ने पर सीएम कह रहे हैं कि वो खुद वाल्मीकि नगर जाएंगे। इसके अलावा गंडक बैराज के सभी गेट खोलकर पानी को धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से निकालने की तैयारी। एक एनडीआरएफ टीम गोपाल भेजी गई है, गोपालगंज। दूसरी एनडीआरएफ टीम मुजफ्फरपुर में स्टैंड बाय पर रखी गई है। ये
एक टीम बेतिया में तैनात रहेगी। ये जो तमाम तैयारी, अब जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बाद, क्योंकि जितनी तबाही नेपाल में मचाई है, जितना पानी का फ्लो वहां पर रहा है, क्या मुकम्मल नजर आती है कोशिश जो करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से? मैं उसी डराने वाली स्थिति तो नहीं होगी? मैं उसी जगह का रहने वाला हूं जहां वाल्मीकि नगर डैम है और जहां ये गंडक नदी भारत में प्रवेश करती है नेपाल से। देखिए, फ्लैश फ्लड है। जैसे आप न्यूज फ्लैश चलाते हैं ना, कि एक कोई खबर आई, सट से स्क्रीन से गायब हो गई, उस तरह का फ्लड है ये। फ्लैश फ्लड है, मतलब कुछ सेकंड के लिए, वो 1-1.5 मिनट के लिए बहुत सारा पानी कहीं से आया। ये नहीं को लगातार पानी आ ही रहा है, कुछ सेकंड के लिए वो पानी, बहुत सारा पानी आ गया, और वो बहुत सारा पानी जहां आया वहां उसका प्रकोप बहुत ज्यादा रहा। लेकिन जैसे जैसे वो पानी आगे बढ़ता है, वो पानी फैलता जाता है, उसकी गति धीमी पड़ती जाती है, उसका प्रवाह धीमा पड़ता जाता है। तो जब ये पानी वाल्मीकि नगर तक पहुंचेगा, गंडक तक पहुंचेगा, तब तक बीच में से फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी, इसकी गति धीमी होती जाएगी। ये नुकसान कर सकता है। निचले इलाकों में निश्चित तौर पर पानी बढ़ेगा, पानी फैलेगा। ये कोई बड़ी तबाही लेकर नहीं आ रहा है, इसलिए लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चूंकि रात का समय है, हमारा आग्रह यह है कि जो निचले इलाके के लोग हैं, नदी की पेटी में बांध के भीतर बसे जो गांव हैं, वो लोग भाई निकल जाएं। सरकार भी ये प्रयास कर रही है, हम विपक्ष के लोग प्रयास कर रहे हैं, आप मीडिया के लोग प्रयास कर रहे हैं, वहां के लोकल लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो बांध के भीतर, तटबंध के भीतर के गांव हैं, उन्हें खाली करवा लिया जाए, क्योंकि रात का समय है और अचानक पानी बढ़ सकता है। जब तक गंडक बांध नहीं था, तब तक स्थिति यह होती थी कि अचानक पानी बढ़ जाता था और लोग डूब जाते थे। बांध था ही नहीं, पानी रोकने का कोई उपाय नहीं था। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो 2 बड़े काम उन्होंने इस दिशा में किए, वाल्मीकि नगर बैराज और कोसी पर कुशहा बैराज। तो वो बड़ी तबाही अब नहीं होगी। इसके लिए चिंतित नहीं होना कि अचानक 10 फीट पानी गांव में घुस जाएगा और लोग के लोग, गांव के गांव डूब जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये फ्लैश फ्लड है। हाँ, ये फ्लैश फ्लड है, आप लोग भी चला रहे हैं फ्लैश फ्लड। तो फ्लैश फ्लड का चरित्र ये होता है कि कुछ सेकंड के लिए, वो कोई 1.5-2-5 मिनट के लिए भी नहीं होता है, कुछ सेकंड के लिए कहीं से बहुत पानी डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। तो जहां से पानी डिस्चार्ज हुआ, एक बड़ी मात्रा में पानी डिस्चार्ज हुआ, वो रास्ते में आते आते फैलता गया, उसकी गति भी धीमी पड़ती जाएगी, तो थोड़ा पानी बढ़ेगा, कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं होगी। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की। अब जो आप कह रहे हैं कि अस्थायी समाधान, हाँ, बस सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पानी का स्तर थोड़ा बढ़ेगा, बहाव थोड़ा तेज हो जाएगा, कोई बड़ी तबाही नहीं आ रही है। अब जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि अस्थायी समाधान, संतोष जी, प्राकृतिक आपदाओं का अस्थायी समाधान इंसानी बूते में बहुत कम होता है। हम कुछ और तटबंध बना सकते हैं, हम कुछ और डैम बना सकते हैं, लेकिन नेपाल से आने वाले पानी को रोक नहीं सकते। आप इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि नेपाल हिमालय पर है, और नेपाल के बाद जो तराई शुरू होता है वो हमारा शुरू होता है, बिहार और उत्तर प्रदेश का। तो ऊपर से पानी नीचे ही आएगा, ये प्रकृति का चरित्र है। नेपाल रोकने की कोशिश अगर कर ले तो आधा से अधिक नेपाल डूब जाएगा, खुद डूब जाएगा, और वो रोक भी नहीं पाएगा, उसके बांध टूट जाएंगे, इतना पानी होता है वहां। तिब्बत का पानी आता है, चीन का पानी आता है, हिमालय के रास्ते होते होते नेपाल की नदियों से बिहार और उत्तर प्रदेश में ये नदियां आती हैं, तो वो रोक भी नहीं पाएगा। आप इस तरह का कोई प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ और डैम बना लिए जाएं, कुछ और तटबंध बना लिए जाएं, तो थोड़े इनके फैलाव को रोका जा सकता है। तो अस्थायी समाधान ये है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों को चिन्हित करके, सबको पता है कि कौन कौन से बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, और वहां की आबादी को क्या कहीं और आप बसा लेंगे, ये भी संभव नहीं है। तो बस ये है कि उनको सुरक्षित कर लिया जाए, कुछ तटबंधों की संख्या बढ़ा ली जाए, कुछ और डैम बढ़ा लिए जाए, लेकिन बाढ़ आएगी ही आएगी, कम आए ज्यादा आए, आप बाढ़ को पूरी तरह से रोक नहीं पाइएगा। चीन नहीं रोक पाया, हमसे आपसे ज्यादा पैसा है ना चीन के पास, संसाधन है, तकनीकी रूप से हमसे आपसे ज्यादा विकसित देश है, कहां रोक पाता है वो? अमेरिका नहीं रोक पाता है बाढ़ को। हम पूरी तरह से रोक नहीं पाएंगे, हम कुछ नियंत्रण कर लेंगे, संतोष जी। और वाल्मीकि नगर के लोगों से यही आग्रह करूंगा, बहुत डरिए मत, बहुत घबराइए मत, कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं आ रही है। हाँ, कुछ मुश्किलें जरूर आपके सामने आ रही हैं, और हम तो उस जगह के हैं भैया, डूबते हैं, उतराते हैं, फिर उसी में रचते हैं, फिर उसी में बसते हैं, इसलिए डरना नहीं है। ठीक, बहुत अच्छी बात कही निशांत जी। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की तो जरूरत है, क्योंकि इंसानी बस में है नहीं।
ऊपर से पानी आएगा, फ्लो तेज होगा। हालांकि असितनाथ तिवारी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, ये फ्लैश फ्लड है और धीमे जब बिहार में एंट्री लेगा तो धीमे धीमे इसकी रफ्तार भी कम होती चली जाएगी, लेकिन निचले इलाकों को सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल संतोष भाई, आशित भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को क्लियर किया और हम इस बात को समझते भी हैं और जनता से भी इस बात को आग्रह करें। लेकिन जो भयावह तस्वीर आपके चैनल पे भी चल रहा है, सबसे पहले तो नेपाल में जिस तरीके से यह पानी का फ्लो इतना स्पीड आया और जिस तरीके से लोगों को बहा के लेकर चला गया, पहले तो उसके लिए हम लोग संवेदना जाहिर करते हैं और लगातार सरकार इस पे काम कर रही है। देखिए, ये बात तो निश्चित है कि जो बाढ़ का पानी नेपाल से आता है उसको रोकना मुश्किल है। हाँ, ये कर सकते हैं हम लोग कि उसके लिए जो सरकार अलर्ट मोड पे रहती है, चाहे जितनी भी एजेंसियां हैं। अभी आपने देखा होगा कि 2026 में ही 1117 करोड़ का फंड जो है इस बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के थ्रू दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर हम डैम बनाने की भी बात करें तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है, क्योंकि नेपाल जो है और इंडिया, नेपाल से जो पानी आता है उसके लिए अगर हम डैम भी बनाते हैं तो हमें या भारत सरकार को या नेपाल सरकार को एक समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि डैम बना देने और पैसा खर्च करने से नहीं होगा, क्योंकि पानी को अगर रोकते हैं तो नेपाल को भी क्षति पहुंचता है। तो निश्चित तौर पर यह पूरी तरीके से प्राकृतिक आपदा है। अगर हम अपनी जगह पर, अपनी जमीन पर अगर डैम बनाएंगे तो उसके लिए नेपाल से परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी है। नहीं, देखिए, ये चीज को समझना पड़ेगा और बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा कि हम अपनी जमीन पर डैम जरूर बना लेंगे, पानी जरूर रोक लेंगे, कितना बड़ा बना लेंगे, कितना पानी उसमें स्टोर कर लेंगे, बिल्कुल, कितना रोक लेंगे, उससे नुकसान नेपाल को भी होगा, वहां भी जान माल को क्षति पहुंचेगी, क्योंकि हमारा बेटी और रोटी का संबंध है नेपाल से। नहीं, उधर से डिस्चार्ज होता रहेगा। हम उतने कितना बड़ा डैम बना लेंगे, कितना पानी रोक लेंगे, कितनी हाइट का बना लेंगे, बिल्कुल, सबकी एक लिमिट है ना। बिल्कुल, तो सरकार उस पर निश्चित तौर पर काम कर रही है और हमें और गंभीरता से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेता और हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें आप देखेंगे कि नदियों को जोड़ने के लिए उसमें प्रावधान है। तो उस हिसाब से जिस तरीके से मेची नदी को और कोसी नदी को जोड़ने के लिए कार्य चल रहा है, और उसको और स्पीड करना पड़ेगा और अलग अलग नदियों को भी जोड़ना पड़ेगा, पानी के बहाव को निकालना पड़ेगा, इन सब पे काम करना पड़ेगा और सरकार इस पे पूरी गंभीरता से काम कर रही है। संतोष भाई। डॉक्टर संजय जी, चूंकि नेपाल को एज है कि वो ऊंचाई पर है, हिमालय में है, और बिहार और उत्तर प्रदेश चूंकि तराई में है, इसलिए पानी वहां से जो आ रहा है उसको तो रोकना संभव नहीं है। डैम सफल नहीं है, जिस तरह से बता रहे हैं आसिफ जी और निशांत भाई जो कह रहे हैं, डैम अगर सफल नहीं है तो फिर जो त्रासदी हो रही है या बिहार जो बाढ़ से ग्रसित रहता है, जो नुकसान पहुंचा देता है नेपाल से आने वाला पानी, तो फिर ये तो सिलसिला लगातार जारी रहेगा इस हिसाब से। तो देखिए, इसकी ज्योग्राफी को थोड़ा समझनी होगी। और ज्योग्राफी क्या है, पहले जो नेपाल में अगर बारिश अधिक होती थी पहाड़ों पर तो आप वो कैचमेंट एरिया होता था और पानी जब वहाँ से ड्रेन होता था तो स्वाभाविक है कि आप जो मैदानी इलाके में हैं, तराई में हैं, वो पानी आएगा आपके। और वो जो क्षमता आपकी नदियों की है, बिल्कुल वो बाढ़ और बैराज उसको एक लेवल तक, अब कितना पानी वहाँ से आ रहा है, वो 300, 350, कितना हजार क्यूसेक पानी आ रहा है, इस पर निर्भर करता है। इस बार की जो घटना हुई है वो बारिश का पानी का नहीं है। अभी फ्लैश फ्लड की बात कर रहे थे ना, वो फ्लैश फ्लड कैसे हुआ, वो चूंकि एवलांच हुआ है, जो आइस रॉक जो हुआ है वो हिमालयी क्षेत्र में अर्थक्वेक आया है 4.5 मैग्नीट्यूड का, और उस अर्थक्वेक की वजह से एक बड़ा चट्टान जो ग्लेशियर फटना जिसको दिखा रहे हैं वो आ करके, और वो जो नदी है वहां भीम कोसी और त्रिशूली दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, और बीच नदी में आकर के वो फंस गया। और फंसने के बाद एकाएक जब वो ब्रेक हुआ है तो पानी की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, 40 से 50 मीटर तक की ऊंचाई का पानी वहां से निकल रहा है। और इमिग्रेशन सेंटर है चाइना का, वो भी डूब गया। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे वहां, वो डूब गया। उसकी कल्पना तो नेपाल की सरकार ने भी नहीं किया था। प्रधानमंत्री जी ने तो जो वहां के वालेन शाह हैं उनसे बात किया है कि हम आपको जितने भी तरह के वायुसेना से मदद हम आपको दे सकते हैं हम देंगे। चूंकि इस स्थिति में दो देशों की बात है, लेकिन
चाइना ने भी कहा है कि वो पूरी तरह से वो ड्रेन किया नहीं है। वो जो एवलांच है, वो बर्फ का जो बड़ा सा टुकड़ा या जिसको आइस रॉक कह सकते हैं, वो अभी पूरी तरह से ड्रेन आउट नहीं हुआ है। एक दूसरी बात, वो यंग माउंटेन है हिमालय, तो जब यंग माउंटेन है उसकी इकोलॉजी जब प्रभावित हुआ है जिन कारणों से, वो कभी अलग से हम लोग बात कर लेंगे कि उसके लिए टेम्परेचर कितना, ये ग्लोबल वार्मिंग कितना उसके लिए जिम्मेवार है, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े ग्लेशियर टूट रहे हैं और इस तरह से इतना पानी आ रहा है। तो प्रकृति जब कहर बरसाती है तो वो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। ना आप उसको नेपाल में बांधेंगे, ना उत्तर प्रदेश में बांधेंगे, ना बिहार में बांधेंगे, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। और एक जो और जो सब टेलीविजन स्क्रीन पर इसी की बात कर रहे थे आप। जी, मैं इसी की बात कर रहा हूं कि तुम देखिए ना, वो जो इमिग्रेशन सेंटर है चाइना का, वो पूरी तरह से अब 50 मीटर ऊपर पानी चला जाएगा अगर उसके ये हो एवलांच के फटने से, तो वो पूरी तरह से वो जमींदोज हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि जल सैलाब में विलीन हो जाएगा। एक दूसरी बात, आप एक काम कर सकते हैं, जो प्रिकॉशन की बात आप कर रहे थे, प्रिकॉशन आप एक ही कर सकते हैं। चूंकि हिमालय क्षेत्र से जितने भी निकलने वाले पेरेनियल रिवर्स हैं, वो अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट लाती है। डिसिल्टेशन आप कर सकते हैं कि आप उनके सिल्ट को टाइम टू टाइम ड्रेजिंग आउट करके उस सिल्ट को आप हटाइए, ताकि नदी की गहराई बनी रहे और वो जो बाढ़ का पानी जो छितरा जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को वो प्रभावित करता है, उससे आप उसको बचा सकते हैं। और फिर आपके पास विकल्प है बराज। बराज के साथ साथ अगर आप कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, 12-12, 13-13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहां पर हैं, 2-3 तो विलीन हो गया पानी में, पता ही नहीं चल रहा है कि वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां चला गया। तो अगर हिमालय अगर अस्थिर हो रहा है, उसकी इकोलॉजी प्रभावित हो रही है, अगर वहां टेम्परेचर की वजह से बड़े पैमाने पर वो ग्लेशियर फट रहे हैं और उसके बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं नीचे की तरफ, तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये इंटरनेशनल इशूज है। ये केवल बिहार और ये यूपी और नेपाल का मामला नहीं है, पूरे विश्व के लिए एक इशू है कि क्या हिमालय जो अभी यंग ही माउंटेन है, अभी बढ़ ही रहा है, बन ही रहा है, क्या उस हिमालय का जो प्रकोप दिख रहा है, उस प्रकोप से बचने के लिए भारत की सरकार, नेपाल की सरकार, इवन चाइना, वो तिब्बत वाला इलाका है जहां पर वो एवलांच हुआ है, उस इलाके को देखना होगा, उसकी इकोलॉजी को देखनी होगी, उसके ग्लोबल वार्मिंग को देखना होगा, वहां पर क्लाइमेट चेंज को देखना होगा, पेड़ पौधों को किस तरह से नुकसान किया गया है उसको देखना होगा। और फिर आपके हिस्से में केवल एक चीज है, डिसिल्टेशन, कि वो जो पानी और वो जो सिल्ट आ रहा है, अगर आप उसको हटा सकते हैं ड्रेजिंग आउट करके, तब आपके पास एक ही विकल्प है। फरक्का तो अलग विषय है। हम फरक्का बांध पर बात कर रहे थे तो असितनाथ तिवारी जी ये कह रहे थे कि गाद हटा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है और सरकार का पूरा बजट उसमें, देश का पूरा बजट उसमें लग जाएगा तो भी इन नदियों की जो गाद है उसको हटा पाना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं, देखिए दो बातें। एक, जयंत जी ने एक बात अच्छी बात कही, वो दिनेश मिश्र का नाम ले रहे थे, वो नदी विशेषज्ञ हैं। नदी अपने तरीके से वो बहती है और जाके समंदर में मिल जाती है। जो फरक्का का डिजाइन किया गया, उस डिजाइन को लेकर के उसी समय सवाल हुआ था कि भाई हुगली को तो पानी मिलेगा, उनका तो, उनके जहाज तो समंदर तक पहुंच जाएंगे, पोर्ट तक पहुंच जाएंगे, बिहार को क्या मिलेगा? ये जो 500 किलोमीटर गंगा बहती है बक्सर के चौसा से लेकर के और भागलपुर तक, गाद। तो डिसिल्टेशन के लिए जब शत्रुघ्न सिन्हा जहाज रानी मंत्री थे, थोड़ा सा उन्होंने पटना में प्रयास किया था। बिल्कुल आसित भाई की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि कितना डिसिल्टेशन कीजिएगा, वो जो है जाकर के वो फरक्का रोक दे रहा है, क्योंकि वहां पर एक तरह का जो डिजाइन है, इसी को लेकर के नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि उसको डिकमीशन कीजिए। लालू प्रसाद जी ने भी आवाज उठाई थी कि हुगली में पानी रहेगा, इस वजह से बिहार को आप पूरे साल बाढ़ में डुबोते रहिएगा, यह तो सिल्ट रहेगा तो पानी तो फैल ही जाएगा और बिहार के हिस्से में केवल बाढ़ होगी। तो यह पूरी ज्योग्राफी को समझना होगा कि अब तो उसके 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस बार देखते हैं कि हम लोग पहले, चूंकि तीनों जगह एनडीए की सरकार है, उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, उत्तराखंड में और उसके बाद पश्चिम बंगाल में। अब बात तो कीजिए
कि हाँ कि वो जो पश्चिम बंगाल का जो डिजाइन है जिसकी वजह से पूरे पानी के प्रवाह को रोक देता है, उसकी गति धीमी पड़ जाती है। जब तक तेज प्रवाह नदी में नहीं होगी या स्वतः उसकी धारा को आप नहीं बढ़ने देंगे तब तक वो सिल्ट बढ़ते रहेगा। और इसी की वजह से कई जगह तो आइलैंड में टापू में बदल गया है। गंगा में जाकर के देखिए ना, गर्मी के दिनों में तो पानी न के बराबर होता है गंगा में, फिर भी आपको बांग्लादेश को देना है, वो एक अलग विषय है। तो डिसिल्टेशन तो आपको करनी होगी, नदियों के इकोलॉजी को बचानी है, नदियों के प्रवाह को अगर बचानी है, बाढ़ से बिहार को बचानी है तो डिसिल्टेशन पर तो काम करना होगा। और अच्छी बात यह है कि इस चैलेंज से निपटने के लिए जिन जिन स्टेट्स की जरूरत है वहां सरकार आप ही की है। जब कोसी पर याद होगा प्रलय आई, सरकार में तो कहा गया था कि महाप्रलय। तो मैं उसके बाद काफी अध्ययन किया था खासकर इन चीजों पर, और मुझे जितनी समझ में आया था कि जैसे संजय जी बता रहे हैं कि कोसी ये जो फरक्का बांध है, जैसे नेपाल से जब पानी निकलती है तो काफी मात्रा में सिल्ट अपने साथ लाती है, और वो सिल्ट बहते हुए जो फरक्का बैरेज जो है बराज है वो ऊंची जगह पर है, तो सिल्ट प्रवाह में बह नहीं पाती है और उसके पहले ही रुक जाती है। तो रुकने से क्या होगा, जैसे आशीष जी ने कहा था कि नेपाल से पानी जब डिस्चार्ज हो रहा है तो आती है और वो धरातल पर फिर फैल जाती है जिससे प्रवाह कम होता है। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि वो जो सिल्ट इतना ऊपर हो गया था कि जब उधर से नेपाल से जब पानी छोड़ा गया उस मात्रा में, तो नदी सिल्ट के कारण नदी अपनी धार बदल दी और उसकी पूरी धारा बदल गई थी और कई गांव को बिल्कुल लीलता हुआ वो आगे बढ़ गया था। तो सबसे बड़ी समस्या सिल्ट मैनेजमेंट का है। अगर अस्थायी निदान की जरूरत है तो बराज और डैम बनाने से नहीं होगा। अगर हम गाद को हटाने के लिए पहल करें, और इस पर पहल हुआ भी, जैसे संजय जी ने कहा, मुझे भी जानकारी में थे, उस समय इस पर बजट में प्रोविजन हुआ था, सिल्ट के लिए अलग से तैयारी हुई थी, तो ये सारी हुई थी। तो जब तक फरक्का जो बराज है उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा, हमें लगता है कि बिहार और इस जो तटीय इलाका है इस क्षेत्र में नेपाल के बेट में वो संभव ही नहीं है। अगर आप गाद मैनेजमेंट कर भी लेते हैं एक हद तक, फिर भी अगर फरक्का जो बराज है उसको हटाकर और पानी का फ्लो को कंटिन्यू अगर नहीं किया जाएगा तो यह संभव नहीं है, कोई भी उपाय करने से संभव नहीं है। ये 1-1.5 साल मैंने इस पर अध्ययन किया था और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी। तो ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन अब अरविंद जी, चूंकि वहां पर पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, उत्तराखंड में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, तो फिर अब दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि मैं सहमत हूं, सरकार किसी की भी रहे, समस्या समाधान करना, समस्याओं से निपटना, प्लानिंग बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये जवाबदेही है सरकार की, चाहे मेरी ही सरकार क्यों ना हो। और जिस रूप में काम कर रही है, अभी जो ट्रीटी था फरक्का बजाज का वो पूरी हो चुका है, जो मेरी जानकारी मिल रही है। तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा एंड उस पर पुनः विचार करना पड़ेगा, फरक्का बांध को हटाना पड़ेगा, उसके फ्लो को ठीक करना पड़ेगा और इस पर अब कार्य करने की जरूरत है। सिल्ट मैनेजमेंट पर काम हुई है, जैसे संजय जी ने एक चीज बताया कि बहुत जगह देखिएगा टापू के रूप में बन गया है। आप गंगा में पटना बाढ़ के दिन भी अगर जाएंगे तो कई एक जगह आपको दिख जाएगा कि ऊंचे ऊंची बालू का बहुत बड़ा बड़ा ढेर बन गया है। तो ये मैनेजमेंट, और हमें लगता है कि सरकार ईश्वर गंभीर भी है, जो मैंने कहा था कि कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक, यह एक परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है, जो केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, उस पर काम शुरू है। और अभी जो स्टेज आया है मेरी समझ में कि अगर फरक्का बांध परियोजना को पुनः परिभाषित नहीं किया गया, उसे हटाया नहीं गया, फ्लो नहीं किया गया, तो इस पर काम होनी चाहिए। और मैं सरकार में हूं, निश्चित तौर से सरकार के दायित्व भी है और मैं इससे अवगत भी कराऊंगा। अवगत क्या सरकार के नजर में भी है। और आप देख रहे होंगे बिहार के जल संसाधन मंत्री इस पर सवाल भी उठा चुके हैं और इस पर काम करने की बात भी कही है, और हमारे सम्राट चौधरी जी ने भी, मुख्यमंत्री ने इस ओर इशारा किया है। मैं जैन जी की तरफ जा रहा हूं। जैन जी, 2024 में अभी तो जो स्थितियां बनी हुई हैं, तस्वीरें जो आ रही हैं, वो तो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपने जो
प्रदेश के वासी हैं, हमारे बिहार के वासी हैं, उनको ये कह रहे हैं, खासकर वो 8 जिले जहां पर इसका असर पड़ सकता है, कि आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ सचेत रहना है, अंधेरा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अफवाहों पर ध्यान देते हुए अचानक से डर जाएं। लेकिन कुछ घटना जो नेपाल से पानी आया और बिहार को उसने परेशान किया, 2024 में 60 घंटे लगातार बारिश हुई, नतीजा ये हुआ कि जो बीरपुर बैराज था उसके ऊपर पानी चला गया, 7 तटबंध टूटे, 16 जिलों में लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए। 2019 में 4 महीनों के अंदर 3 बार लहरों से बाढ़ बढ़ी, उसमें परेशान रहा बिहार। 2017 में भी तकरीबन 25 जिले बाढ़ की चपेट में रहे, उस समय परेशानी रही। 2016 में 8 जिले बाढ़ की चपेट में रहे, 5 लाख लोग परेशान रहे। 2012 में नेपाल में हनुमान नगर के पास पश्चिमी कोसी तटबंध में छोटी सी दरार आई और उसकी वजह से बिहार में बाढ़ आ गई। अब समस्या यह है कि बिहार नेपाल में कुछ भी होता है उसका असर बिहार पर पड़ता है। यहां पर डैम सक्सेसफुल है नहीं, गाद एक समस्या है, उसको लेकर सरकार इस पर पहल करने की बात कह रही है। फिलहाल स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जिस जिस तरह से हमारी सभ्यता बढ़ी है और आधुनिकता हमारे जीवन में घर की है, पूरी दुनिया की अलग अलग पार्टियों को आप देखेंगे कि वो सिर्फ सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, डिजिटल न्याय, यहीं तक अपने आप को महदूद नहीं रखे हुए है। उसमें जलवायु न्याय उन लोगों की चिंता के केंद्र में रहता है। और हमारे यहाँ चुनाव और जो एक जनजागृति का काम है, उसमें कहीं से भी ये क्लाइमेट जस्टिस को प्रमुखता से हम नहीं रखते हैं। बातें जरूर करते हैं कि पेड़ लगा दो वगैरह वगैरह। पेड़ लगा दें हम, 10 पेड़ एक आदमी के लगा देने से जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है दुनिया भर में, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं हम खड़ा कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने भूगोल को देखते हुए सब कुछ कर सकते हैं, पड़ोसी तो नहीं बदल सकते। तो नेपाल के साथ जो हमारा एक भौगोलिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध है, उसमें इन नदियों की सेहत, उन पहाड़ों की सेहत, सब कुछ शामिल है। और आज से जमाने पहले जब महाप्रलय की बात होती थी तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में चिंता सर्ग में ही शुरू में ही लिखा कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। आज वही स्थिति तो नेपाल की है, हमारे पड़ोस में, और हमारी पूरी संवेदना उन लोगों के साथ है। वो भी हमारी तरह जूझ रहे हैं। हम लोग तो कम से कम वहां कुछ होता है तो उसका असर धीरे धीरे हम तक आता है, लेकिन अभी कोई घबराहट की जैसे बात कही असित जी भी और संजय जी ने भी, उस तरह से नहीं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश और हमारी चिंता के केंद्र में यही होना चाहिए कि हम कैसे इस पर्यावरण की सुरक्षा करें। हम नदी, जंगल, तालाब तो सूख रहे हैं। अनुपम मिश्र जी की एक किताब, आज भी खड़े हैं तालाब और साफ माथे का समाज। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम अपने जलाशयों की रक्षा नहीं करेंगे, नदियों के सिल्ट को तो दूर करने की बात, हमारे कितने कुएं सूख गए हैं, इस पर भी तो कभी बात हो कि हम वर्षा के पानी का संचय कहां करना है, और नदियां कहां उस तरह से पात्र रह गई हैं जहां अगर बाढ़ का पानी अचानक से आए तो उसमें समो सके। तो ये गंडक हो और कोसी हो और गंगा हो, इन और बाकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उन सब की सेहत को हमने खराब किया है और बुरी तरह से खराब किया है। हमारे बिहार में बूढ़ी गंडक नाम है। बाढ़ जब आती थे, रामचंद्र घोष साहब थे, उन्होंने एक आलेख लिखा, गंडक जवान हो गई। तो नदियां जब उफनती हैं और वो अपने पूरे अंगड़ाई में होती है तो उससे हम लोगों का पशुधन भी उसमें जाता, मानव के साथ मानवेतर प्राणी भी। तो हमने अपने जो संबंध हैं वो मनुष्य से इतर जो बाकी, जैसे दुर्गा सप्तशती में हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं कि यावद भूमंडलम धत्ते सशैल वन काननम तावत तिष्ठति मिदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। तो अगर हमारे पहाड़ सुरक्षित नहीं होंगे तो धरती कैसे ही संततियों से संपन्न रहेंगी। इस चिंता में भी हम लोगों को, हम पार्टियों को भी जोड़ना चाहिए और लोगों को भी इसमें थोड़ा सचेतीकरण और संवेदीकरण काम लगना चाहिए। तो जिस 24 में आप कई जिलों का एक की स्थिति हमारे सामने रख रहे थे, तभी शायद थोड़ी बहुत राहत हमको मिल सकेगी। जी, मैं तो इसी तरह से देख पा रहा हूँ। असित जी, हमारे साथ, बिहार के साथ
हादसे लगातार होते चले जा रहे हैं। नेपाल हमें हमेशा सबक सिखाने की कोशिश करता है। वहां से जो पानी आता है, हमारी जो आवाम है वो परेशान रहती है, उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, उनको नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन समय दर समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं और हम कुछ बदलाव नहीं करना चाह रहे। 2024 चला गया, उससे पहले 2022 चला गया, 19 चला गया, 2012 तक का डेटा मैंने रखा, उससे पहले के भी बहुत सारे डेटा हैं। लेकिन हमने सीखा क्या? हमने क्या बदलाव किए? सिखाता है। नेपाल तो खुद इस त्रासदी का मारा है और हमसे आपसे ज्यादा नुकसान झेलता है, उसके बाद पानी हम तक पहुंचता है। आज ही का जो नुकसान हुआ है, हमको आपको जितना नुकसान होगा उससे कई गुना अधिक नुकसान नेपाल को हो चुका है। वो तो खुद इस त्रासदी का मारा है, क्या सबक सिखाएगा। अरविंद भैया कह रहे थे कि भाई फरक्का को तोड़ देना चाहिए। हाँ ठीक है, सरकार उनकी है, केंद्र में भी तमाम राज्यों में भी उनकी सरकार, उनको किसी से नहीं पूछना है, जब चाहे तब वो तोड़ सकते हैं। कि क्या सरकार ये डिसीजन ले पाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जितना बिहारी हूं उतना ही मैं भारतीय भी हूं। मैं उस जिले का हूं जहां गंडक प्रवेश करती है। मैंने कहा तो, जिस बूढ़ी गंडक की चर्चा अभी जैन जी ने की, वो मेरे जिले से निकली नदी है, जिले से निकली है। सबसे ज्यादा त्रासदी झेलने वाला हूं मैं। बहुत बड़ी त्रासदी हम लोग झेलते हैं, हर साल डूबते हैं, उतराते हैं, रसते हैं, बसते हैं। लेकिन फरक्का पर विपक्ष में बैठकर भी मैं कोई ऐसी अपील नहीं करूंगा जिससे जनता भड़के, जनता का गुस्सा भड़के कि भाई सरकार फरक्का क्यों नहीं तोड़ रही है। क्योंकि मैं उतना ही भारतीय हूं जितना बिहारी हूं और मैं समझ सकता हूं। अभी ब्रिक्स का सम्मेलन होना है, एक नया संगठन बन चुका है दुनिया में, न्यू नाटो। न्यू नाटो में बांग्लादेश जाने को बेचैन है। भारत का हित यह है कि बांग्लादेश न्यू नाटो के साथ न जाए। मैं समझ रहा हूं केंद्र में बैठे लोगों इस्लामिक नाटो को किन चीजों से जूझना पड़ता है कि हाँ, आई नाटो, न्यू नाटो, कुछ और एक नया नाम भी उसका भी आया है सामने, मक्का से उसको जोड़कर कुछ नया नाम दिया। क्या बांग्लादेश को बहुत सहजता से हम उसका हिस्सा बन जाने दें? क्या हमारी कोई अंतर्राष्ट्रीय नीति नहीं होगी? क्या हम किसी रणनीति पर काम नहीं करेंगे? क्या हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा को बिल्कुल भूल जाएंगे, छोड़ देंगे? ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा अगर सरकार करेगी तो पहले से ही गैर जिम्मेदार सरकार है, तो देश को और खतरे में डाल देगी। अरविंद भैया भारतीय जनता पार्टी का नेता हो कि इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। इस तरह की बात तो इस समय विपक्ष को करनी चाहिए थी। सरकार को घेरने का मौका है, चलो खूब घेर लेते हैं, खूब बदनाम कर लेते हैं। लेकिन हम लोग एक जिम्मेदार विपक्ष है। हम समझ रहे हैं कि हमारे सरकार के सामने फरक्का कितना बड़ा मुद्दा है। हम समझ रहे हैं कि फरक्का की आड़ में हमारे दुश्मन देश हमारे साथ क्या करना चाह रहे हैं। हमें उन लोगों की भावनाओं के साथ नहीं जाना है। हमारे लिए हमारा देश भी महत्वपूर्ण है। अब रही बात गाद की सफाई, 2015-16 में नीतीश कुमार जी ने जो अध्ययन करवाया IIT कानपुर के लोगों से, उस अध्ययन में संतोष जी एक बात आई कि गर्मी के दिनों में जो गंगा पहले 12 मीटर गहरी हुआ करती थी, वह मात्र 6 से 7 मीटर गहरी रह गई है। मतलब 6 से 7 मीटर गाद गंगा में भर चुका है। हम इस गाद को कैसे साफ करेंगे, इस गाद को कैसे निकालेंगे? गाद नीति जो सरकार की बन रही है वो कैसी बन रही है? क्या यह संभव है कि फरक्का के सभी गेट 4 साल 5 साल पर कोई ऐसा समझौता हो कि भाई 5वें साल हम सारे गेट खोल देंगे 2 साल के लिए, 10वें साल सारे गेट खोल देंगे? कुछ ऐसी बात करनी होगी। फिर हमें सिल्ट सफाई की भी कोई नीति बनानी होगी कि हम सिल्ट को कैसे निकालेंगे। ये तमाम चीजें करनी होंगी। केंद्र सरकार चाहे तो फरक्का को डिमोलिश कर दे, वो बिहार के हित में है, उत्तर प्रदेश के हित में है, उससे ज्यादा वो गंगा के हित में है। भैया उससे ज्यादा वो गंगा के हित में है। बिहार के हित में जितना है फरक्का को हटा देना गंगा के हित में सबसे ज्यादा है। बिहार के हित में तो है, गंगा को बचाना है तो फरक्का हटाना पड़ेगा। लेकिन क्या हमारी प्राथमिकता सिर्फ इतनी है? क्या केंद्र सरकार की प्राथमिकता इतनी है? और वो भी उस समय जब ब्रिक्स का भी सम्मेलन होना है और एक आई नाटो हमारे सामने खड़ा है। तो इस तमाम चीजों को सोच के ही हमें किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। संतोष जी, देश हमारा है, ये देश हमारी, आपकी जवाबदेही भी है, जिम्मेदारी भी है। निशांत जी, सिर्फ गंगा का मामला नहीं है, ये तो सिक्योरिटी का भी मामला है, विदेश नीति का भी मामला है। और फरक्का के साथ जो बांग्लादेश और भारत का जो संधि हुई है, उसको लेकर भी चिंतन करना पड़ेगा। फिर
निश्चित तौर पर संतोष भाई, हम लोग यहाँ बैठ के टीवी डिबेट पे जरूर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन एक चीज तो समझना पड़ेगा, चाहे वो गाद सफाई की बात हो रही है, चाहे वो फरक्का डैम की बात हो रही है, चाहे नेपाल से जो पानी आ रही है उसकी बात हो रही है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि हम छड़ी घुमाएंगे और गाद साफ हो जाएगा। इन पे बारीकी से एक इसके लिए आपने देखा कि गाद सफाई के लिए केंद्र सरकार ने भी और प्रीवियस के जो बिहार की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने भी सर्वे करवाया था, और अभी भी केंद्र सरकार भी गाद सफाई को लेकर लगातार एक्टिव मोड में है, और आपने देखा कि लगातार इसको लेकर काम भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सभी विषयों पर थोड़ा सा और समय देने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम जी, है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, या जो बिहार की आपदाएं आ रही है वो समय नहीं दे रही लोगों को। छोटा मोटा मामूली काम नहीं है निशांत जी, जो आपदाएं आ रही हैं, क्योंकि संतोष भाई, समय ऐसा थोड़ी कि समय नहीं रहा इस प्रदेश के पास, इस देश के पास समय तो पर्याप्त रहा। अगर 6 फीट तक गाद जमा हो गई गंगा के अंदर, तो फिर समय उसने भी लिया होगा जमा होने के लिए। हमने पहले विचार किया नहीं, अब हम और समय ले लेंगे, तो फिर त्रासदी कितनी बड़ी होगी। नहीं, बिल्कुल संतोष भाई, आप बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और हमारी पार्टी और हमारी गठबंधन का सरकार केंद्र में भी है, बिहार में भी है, और निश्चित तौर पर हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इस पे बहुत तत्परता के साथ आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। और जो ये बिहार का कोई ऐसी बात नहीं कि आज यहाँ पर बाढ़ आई, ये तो साल दर साल बाढ़ आती है, तो इसको लेकर सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा और इसका एक ठोस और सटीक उपाय निकालना पड़ेगा। डॉक्टर संजय जी। जी नहीं, हम लोग समझ रहे हैं। एक बात तो हमको भी समझ में नहीं आती है, जब लोग कहते हैं कि नेपाल पानी छोड़ता है। पानी कहाँ से छोड़ेगा नेपाल? क्योंकि उसका जो अल्टीट्यूड है वो हाइट पर है, हिमालय से पानी निकलता है। तो अगर वहाँ पर हेवी रेनफॉल हो गया या अभी जो आइस रॉक एवलॉन्च हो गया, उसमें नेपाल क्या कर सकता है? उसकी नदियों में तो खुद 40 से 50 मीटर तक पानी चला गया है, वो क्या कर लेगा? आपके पास विकल्प है। और जिस समय अभी पेरेनियल रिवर्स की बात कर रहे थे, जो बड़े पैमाने पर सिल्ट लाती है, आपको तो डिसिल्टेशन करना होगा, और इसके लिए पॉलिसी भी बनी थी कि हम उस सिल्ट का इस्तेमाल सड़क बनाने में करेंगे और चीज़ों में करेंगे। चूंकि नदियों के नेचुरल प्रवाह को रोकने में ये डैम और ये बराज की बड़ी भूमिका है। नेचुरल प्रवाह तो आपने रोक दिया, ठीक है, उस पानी को आप डाइवर्ट करके कैनाल में ले गए, या उस पानी को आपने दूसरे तरीके से दूसरी नदियों में डाइवर्ट करने की बात, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की बात आप कर रहे हैं। डिसिल्टेशन तो आपको करना होगा, डिसिल्टेशन से आप नहीं बच सकते हैं। अगर डिसिल्टेशन नहीं करेंगे तो फिर बाढ़ से भी नहीं बच सकते हैं, आप उसके लिए तैयार रहिए। और एक चीज आसिफ भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, जो उन्होंने अभी इशारा किया कि भाई नदी का जो तटबंध होता है और नदी, ये इसके बीच में काफी जगह होती है और उसमें बड़े लोग पैमाने पर लोग बस जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई परमिशन लेकर के बस जाते हैं। अभी तत्काल जिस तरह का चाइना ने इशारा किया है कि अभी वो जो एवलॉन्च है वो पूरी तरह से ड्रेन आउट नहीं हुआ है, वो आधा ही एवलॉन्च अभी फटा है, जिसमें वाटर का लेवल ये हो गया है। हो सकता है कि फिर कोई और अर्थक्वेक आ जाए, क्योंकि अर्थक्वेक जो आता है वो 24 घंटे में 2-3 बार आता है। हो सकता है कि फिर कोई और ग्लेशियर बड़ा फट करके आ जाए, कोई आइस रॉक और आ जाए। तो अभी पहले लोग तटबंध से बाहर आ जाएं, वो नदी और तटबंध के बीच में जो लोग बसे हुए हैं वहां से बाहर आ जाएं। और वो जब उतने मात्रा में फ्लैश फ्लड आएगा, कम ही समय के लिए आएगा, लेकिन वो अपना प्रलय जारी कर देगा। उसमें जो है वो कितने घर, कितने मकान, कितने स्कूल, कितने अस्पताल वो जल समाधि ले लेंगे, उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अभी तो लोग वहां चले जाए। तो हिमालय की जो ज्योग्राफी है, कहीं ना कहीं से हम लोग उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसकी इकोलॉजी को, उसके टेम्परेचर को, और उसकी वजह से प्रकृति भी अपना तांडव दिखा रही है। तो हमें इस पर थोड़ा ये हो जाना होगा। अभी थोड़ा सा फरक्का मैं बता देता हूं। जिस समय डिजाइन हुआ था फरक्का बैराज का, उसी समय लोगों ने कहा था कि ये डिजाइन ऐसा हुआ है कि हुगली को तो इतना पानी मिल जाएगा कि जिसमें जहाज चलेंगे,
लेकिन इससे सिल्टेशन बढ़ेगा जो बाकी जो इलाके हैं जहां से ये पानी आता है। तो उसको लेकर के उस समय भी बात हुई थी कि उसके डिजाइन को लेकर के फिर से विचार करने की जरूरत है। उसकी गेट की संख्या को बढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिए ना फर्क का। जहां पर गंगा जाके सागर में मिलती है, जहां सुंदरबन का डेल्टा है, जरा उसकी इकोलॉजी को तो जाकर के देख लीजिए कि क्या उसकी स्थिति हो गई है। वो बर्बाद हो चुका है वो इलाका पूरी तरह से। तो आपको इकोलॉजी पर तो बात करनी होगी। बांग्लादेश के साथ हम लोग कुछ नहीं करते हैं। लीन पीरियड में एक समझौता हमने किया है जनवरी से मई के बीच में कि लीन पीरियड जब होगा, जब पानी कम होगा, मॉनसून का सीजन नहीं होगा, तो 70,000 अगर क्यूसेक पानी है गंगा में तो हम लोग 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश को देंगे, वो 35,000 क्यूसेक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो लीन पीरियड के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पानी घट के 40,000 क्यूसेक आ जाएगा तो हमको उनको 35 देना है, उसमें 20 उनको देंगे, 20 रखेंगे। पहले आप डिसिल्टेशन पर तो बात कीजिए कि ये सिल्ट कैसे हटेगा। ये नदियां जो भरते जा रही है, और गंगा और पेरेनियल रिवर्स के साथ एक और बड़ी त्रासदी है, ज्योग्राफी जिन लोगों को भी समझ में आती होगी, वो अपना रास्ता बदल देती है नदियां। और रास्ता, आसिफ भाई ने तो किताब लिखी है नदियां लौट करके आती हैं, वो रास्ता भी बदलती है। और वो हमेशा, गंगा देखिए ना कैसे कैसे रास्ता बदलती है। जरा आप खाली चौसा से लेकर के और चले जाइए कहलगांव तक। पवन कुमार बंसल जल संसाधन मंत्री थे और 2012 में इसी को लेकर के, इसी सवाल को लेकर के चौसा से लेके और वो कलकत्ता तक उन्होंने हवाई सर्वे किया था। और उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी, पार्लियामेंट में कहा था कि हाँ, गंगा का पेट तो गाद से भर गया है, इसलिए बाढ़ की त्रासदी तो लोग नेचुरली झेलेंगे। तो अगर डिजास्टर से बचना है आपको तो इकोलॉजी पर बात करनी होगी। क्लाइमेट चेंज को कैसे हम रोकेंगे, टेम्परेचर को बढ़ने से कैसे रोकेंगे। और दूसरी चीज, नदियां जो धारा बदल रही है, चूंकि उसके पेट में गाद भरा हुआ है, तो वो करेगा क्या, वो तो फैलेगा, और फैलेगा तो वो इस इलाके को जल समाधि लेनी पड़ेगी। सरकार को बहुत ही, ऐसी कोई बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है। आपके देश को आजादी मिले हुए कितना दिन हुआ? फरक्का बराज कब बना था? 75-76 में। जल संधि आपका 96 में हुआ है। अगर डिसिल्टेशन एक बड़ी चैलेंज है, बड़ी समस्या है, और वो हिमालय से जो नदियां निकलती है वो सिल्ट लाएगी ही, वो उसके नेचर है, तो आपको डिसिल्टेशन पर विचार करना होगा। नेपाल को न बदल, गाद नीति आपको किसी भी कीमत पर बनानी होगी, तभी आप बाढ़ की त्रासदी से। अब छोटे छोटे रिएक्शन ले लेता हूं। अरविंद जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मैं जयंत जी के पास जाऊंगा। नहीं संतोष जी, बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ और मुझे खुशी है कि आखिर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे। जो मेरी चिंता थी, जो मैंने अध्ययन किया था सिल्ट मैनेजमेंट का, कि जब तक वो नहीं होगा, कश्मीर की समस्या आज तक बना के रखा गया, सॉल्व हुआ कि नहीं, 370 हटा कि नहीं, तो उसी तरह फरक्का पर बहुत गंभीरता से मेरी टीम की ओर से इशारा आ रहा है कि मेरे पास अब समय नहीं है। बहुत पुरानी ट्रीटी है। ये जो सार्थक चर्चा हुई, इसके लिए जो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ जी ने जिन बातों पर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है, जयंत भाई ने जिन बातों का जिक्र किया, उस पर उम्मीद हम कर रहे हैं कि डॉक्टर संजय जी ने जिन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, उस पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इन पर गौर जरूर करेगी। क्योंकि अगर गाद आ रही है और नदियां गाद से पटती चली जा रही है, तो फिर जो वाटर लेवल है वो कहां जाएगा, जो बाढ़ का पानी है वो किस तरह से त्रासदी मचवाएगा, और बिहार क्या इसी तरह बाढ़ से ग्रसित रहेगा, इन सब पर सरकार को अब विचार करने की जरूरत है।